स्टूडेंट, हम सल्तनतकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों के प्रमुख शासकों की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो में हम सल्तनतकालीन प्रशासन का इसका मूल क्या है, ये कहाँ से आया है, ठीक है, इनका खलीफा के साथ में क्या संबंध था और कौन कौन से भारतीय तत्वों का इसमें समावेश हुआ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसका जो मूल था वो था अरबी फारसी पत्ती। ये जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था उसका मूल क्या था? अरबी फारसी पत्ती। मतलब ये जो मुस्लिम शासक थे वो अरब और फारस क्षेत्र के रहने वाले थे, अरब और फारस क्षेत्र के रहने वाले थे और उन्होंने जो है वहाँ पर जो शासन पत्ती प्रचलित थी उसको यहाँ पर एज इट इज लागू कर दिया, ठीक है। तो भारत में जो शासन पत्ती लागू की गई थी उसका मूल अरबी फारसी पत्ती था, ठीक है। इसके अलावा इस पत्ती में इस्लाम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी, इस्लाम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। इस्लाम राजधर्म होता था, ठीक है, और कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता था। अगर कोई उल्लंघन करने का प्रयास करता था तो उसे दंडित किया जाता था। लेकिन फिर भी भारत जो है भारत में आने के बाद मुसलमानों को जो है इस बात का एहसास हुआ कि ये जो पत्ती हमने लागू की है वो यहाँ पर एज इट इज लागू नहीं की जा सकती, एज इट इज लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि हम जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक है। क्या है? अल्पसंख्यक है, आटे में नमक के बराबर है, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो है कुछ ऐसे नियम कायदे बनाए, कुछ ऐसे धर्मनिरपेक्ष कानून बनाए, आवश्यकता और परिस्थितियों अनुसार बनाए, और उनका जो है अपनी प्रशासनिक पत्ती में जो है समावेश किया, ठीक है। और इनके जो कुछ धर्मनिरपेक्ष कानून थे उनको जवाबित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जवाबित कहा जाता था, ठीक है। कि दिल्ली सल्तनत और खिलाफत, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को समझने के लिए, उसकी संप्रभुता को समझने के लिए हमको जो है दिल्ली सल्तनत और खिलाफत के बीच में जो संबंध था उसके बारे में जानना होगा। और खिलाफत और दिल्ली सल्तनत के संबंध को जानने के लिए हमें खिलाफत का थोड़ा सा इतिहास जानना होगा, ठीक है। हमने देखा था कि इस्लाम का जो संस्थापक था कौन था? पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद जो है इस्लाम का संस्थापक था। उनकी 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद खिलाफत नामक संस्था अस्तित्व में आती है। उनकी मृत्यु के बाद खिलाफत नामक संस्था अस्तित्व में आती है और उनके उनके बाद जो उनका उत्तराधिकारी बनता है वो पहला खलीफा कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला खलीफा कहलाता है। और पहला खलीफा कौन था? अबू बकर। कौन था? अबू बकर, जो मोहम्मद साहब का ससुर था, मोहम्मद साहब का ससुर था। अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद में उस्मान, उस्मान के बाद में अली। ये चार पवित्र खलीफा माने जाते हैं। ये पहले चार पवित्र खलीफा जो कौन कौन से हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और खलीफा जो था समस्त मुस्लिम जगत का धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में नेता माना जाता था। चाहे धार्मिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें वो नेता माना जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है 661 ईस्वी में, 661 ईस्वी में जो है एक नए वंश की स्थापना होती है, उमैद वंश। कौन से वंश की स्थापना होती है? उमैद वंश। और इसकी राजधानी जो होती है सीरिया में दमिश्क, सीरिया में दमिश्क नामक स्थान जो है इसकी राजधानी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जब उमैद वंश की स्थापना होती है तो उनके खिलाफत में उत्तराधिकार का तत्व जो है, वंशानुगत उत्तराधिकार का तत्व, उमैद वंश के जो खलीफा थे वो उत्तराधिकार के आधार पर वंशानुगत चलते थे, ठीक है। मतलब बाप के बाद में बेटा है, ऐसे चलते रहते थे। उमैद वंश ने काफी लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद में जो अगला वंश आता है वो आता है अब्बासी वंश। कौन सा आता है? अब्बासी वंश। और इस वंश की जो राजधानी थी वो थी बगदाद। कौन सी थी? बगदाद। इस वंश ने बगदाद से शासन किया, ठीक है। तो इस प्रकार ये थोड़ा नियमों में परिवर्तन आया। पहले जो है खलीफा चुने जाते थे लेकिन बाद में जो है आपके मतलब वंशानुगत हो गए, ठीक है। अब जो है और भी कुछ परिवर्तन आते हैं। और क्या परिवर्तन होता है कि समय के साथ देखो, पहले इस्लाम जो है मक्का मदीना तक सीमित था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि विश्व के बहुत बड़े भाग पर, जैसे अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, यहाँ इस क्षेत्र में जो है वो फैल जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे उसका विस्तार होता है
वैसे वैसे इसमें विकेंद्रीकरण बढ़ता जाता है, विकेंद्रीकरण बढ़ता जाता है, और उसकी सतह के बहुत सारे केंद्र हो जाते हैं। जैसे आपके एक केंद्र हो जाता है आपके स्पेन में, कहाँ पर हो जाता है, स्पेन में, उम्मयद वंश की एक शाखा का के अधीन था वो, ठीक है। दूसरा होता है आपके मिस्र में हो जाता है, फातिमी वंश के अधीन था, हाँ। और सबसे पुरानी बगदाद थी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है 3 केंद्र हो गए, पहले एक ही केंद्र था खलीफा का, लेकिन अब 3 केंद्र हो गए, स्पेन में हो गया, मिस्र में हो गया और बगदाद में हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जब विकेंद्रीकरण बढ़ा तो खलीफा का जो आतंक था, हाँ, खलीफा का जो महत्व था, उसमें भी कमी आई, उसमें भी कमी आई। पहले तो एक ही आदमी मालिक होता था, अब 3-3 हो गए, ठीक है। और इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए, इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर जो है कौन कौन से देश है, जैसे ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, हाँ, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये क्षेत्र है। तो इन्हीं वंशों ने जो है भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की, इन्हीं वंशों ने जो है भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। अब उन्होंने मुस्लिम सत्ता तो स्थापित कर ली, लेकिन इस्लाम में है, सिद्धांत है कि एक खलीफा, एक ग्रंथ, है ना, एक कुरान, ठीक है, एक कुरान, एक खलीफा, है ना, और एक धर्म, ये सब एक ऐसा सिद्धांत है। तो दूसरा कोई राज्य स्थापित नहीं कर सकता, दूसरा कोई राज्य स्थापित नहीं कर सकता, और अगर स्थापित कर लेता है तो उसे मुस्लिमों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि मेन जो शासक है वो तो खलीफा है। तो इस प्रकार यहाँ के शासकों ने क्या किया कि जनता में जो है अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने क्या किया, खलीफा की नाम मात्र की जो है सत्ता स्वीकार की, नाम मात्र की सत्ता स्वीकार की। वो उन्हें अपने पद की मान्यता लेते थे, उससे अपने पद की मान्यता लेते थे। और इस प्रकार की जो पहली मान्यता, सबसे पहले जो मान्यता प्राप्त की थी, वो की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक बनता है। सबसे पहले जो है सवाल कई बार परीक्षा में आता है कि कौन दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले खलीफा से मान्यता प्राप्त की, तो इल्तुतमिश ने। तो इस प्रकार उसने वैधानिक मान्यता प्राप्त कर ली, ठीक है। बाद के कुछ शासक थे, उन्होंने जो है किसी ने खलीफा का नायब घोषित किया अपने आप को, खलीफा से मान्यता प्राप्त करते रहे, ठीक है, और ऐसे काम चलता रहा। लेकिन बाद में कुछ ऐसे शासक आए जिन्होंने खलीफा की सत्ता को नहीं माना, ठीक है, ठीक है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसने हालांकि खलीफा की सत्ता को तो माना था, लेकिन उसने अपने आप को नायब घोषित नहीं किया था, खलीफा का नायब घोषित नहीं किया था, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था मुबारक शाह खिलजी, उसने तो अपने आप खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। बात करने का अर्थ क्या था कि थोड़ा देखते हैं कि भाई जैसे हम बात करते हैं खलीफा से मान्यता प्राप्त करना क्या था, तो ये जो है एक प्रकार से मान्यता प्राप्त करना औपचारिक था, है ना, औपचारिक था, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि खलीफा द्वारा एक मान्यता का पत्र भेजा जाता था उनके पास में, उसको स्वीकार करना होता था, ठीक है। एक वस्त्रों का जोड़ा भेजा जाता था, ठीक है, जिसको सुल्तान को पहनना होता था, ठीक है। इसके अलावा जो है खलीफा का नाम सिक्कों पर खुदवाना होता था, जो सिक्के चलाते थे ना, उस पर जो है खलीफा का नाम खुदवाना होता था। इसके अलावा शुक्रवार के दिन जो नमाज पढ़ी जाती थी, हाँ, वहाँ उसमें जो धर्मोपदेश दिया जाता था, जिसे खुतबा कहा जाता था, उसमें खलीफा का नाम लिखा जाता था। तो इस प्रकार ये जो है ये कुछ चीजें थी, औपचारिक चीजें करनी होती थी, और जिससे पता चलता था कि शासक की जो है खलीफा में आस्था है। और जब खलीफा में आस्था रखता था शासक, तो शासक में जनता आस्था रखती थी। अगर शासक खलीफा में आस्था नहीं रखता था तो जनता शासक में आस्था नहीं रखती थी, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी था, लेकिन ये केवल नाम मात्र के लिए था। और ये नाम मात्र के लिए क्यों था? क्योंकि खिलाफत भी धीरे धीरे मतलब कमजोर होती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी। इसके अलावा जो है खिलाफत जो थी वो बहुत ही दूर था, हाँ, खिलाफत जो मिस्र में है, जो स्पेन में, वो कहाँ इंडिया में आके हस्तक्षेप करेगा। तो इस प्रकार ये नाम मात्र की सत्ता केवल बनी रही, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि दिल्ली सल्तनत में जैसे खलीफा से तो हमने संबंध के आधार पर, संप्रभुता के आधार पर, एक नाम मात्र संप्रभुता, एक वास्तविक संप्रभुता के आधार पर हमने अध्ययन कर लिया। और अब जो अभी जो हमने किया था नाम मात्र की संप्रभुता का अध्ययन किया था, कि जैसे हमारे यहाँ पर जो है संप्रभुता 2 प्रकार की होती है। जैसे आपके नाम मात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति में होती है, ठीक है, वास्तविक संप्रभुता प्रधानमंत्री में होती है। वैसे ही इसमें क्या था कि नाम मात्र की संप्रभुता जो होती थी वो होती थी खलीफा में, और वास्तविक संप्रभुता जो होती थी किसमें होती थी? सुल्तान में, ठीक है। शासन का जो प्रधान होता था वो सुल्तान होता था। उसमें सारी की सारी शक्तियां, चाहे विधायिका संबंधित शक्तियां हो, कार्यपालिका संबंधित शक्तियां हो, न्यायपालिका संबंधित शक्तियां हो, सारी की सारी शक्तियां उसमें निहित थी। लेकिन फिर भी जो है वो संपूर्ण नहीं होता था, हर विषय का जानकार नहीं होता था। इसलिए कुछ विषयों में सहायता देने के लिए, उसके मतलब सलाह देने के लिए एक परिषद होती थी, जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था, मजलिस ए खलवत कहा जाता था।
जो आधुनिक मंत्री परिषद की तरह थी। किसकी तरह थी? आधुनिक मंत्री परिषद के लिए थी। इसी प्रकार जो है एक था आपके मजलिस एक खास, मजलिस ए खास थी, जो आधुनिक मंत्रिमंडल के लिए की तरह थी, कि जैसे मंत्रिमंडल होता है और उसमें मुख्य मंत्री शामिल होते हैं, मंत्री परिषद में सारे के सारे मंत्री शामिल होते हैं, है ना, राज्य मंत्री होते हैं, हाँ, कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, और सारे उपमंत्री वगैरह सब शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल मुख्यमंत्री ही मेन मुख्य मंत्री होते हैं, वो ही शामिल होते हैं। तो मजलिस है खास में कुछ खास लोग होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये सलाह देने का कार्य करते थे, सुल्तान को सलाह देने का कार्य करते थे। लेकिन इनकी सलाह को मानना सुल्तान के लिए जरूरी नहीं था, वो अपनी उसकी इच्छा पर निर्भर था। वो निरंकुश शासक था, निरंकुश शासक था, और जो है उसी की सलाह पर जो है वो अपनी खुद की इच्छा के आधार पर कार्य करता था। अब बात आती है कि क्या उसके ऊपर और भी कुछ नियंत्रण था? तो हम देखते हैं कि दो वर्ग ऐसे थे जो उस पर नियंत्रण रखने की सामर्थ्य रखते थे, ठीक है। एक था अमीर वर्ग, एक था अमीर वर्ग, जिसे एल है शमशीर, एल ए शमशीर या एल ए सेफ कहा जाता था। कई बार पूछा जाता परीक्षा में, जो एल ए शमशीर या एल ए सेफ किसे कहा जाता है? तो अमीर वर्ग को कहा जाता था, ठीक है। दूसरा वर्ग था उलेमा। कौन सा वर्ग था? उलेमा, जिसे एल ए कलम कहा जाता था, एल ए कलम कहा जाता था। अगर सुल्तान निर्बल होता था तो इनका प्रभाव बढ़ जाता था, और अगर सुल्तान शक्तिशाली होता था तो उनका प्रभाव कम हो जाता था। हमने देखा था बलवान के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, हाँ, इनका प्रभाव बहुत कम हो गया था। लेकिन दूसरे जो कमजोर शासक थे, उनके उत्तराधिकारियों के समय इनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार सत्ता का मुख्य केंद्र क्या होता था? सुल्तान होता था। अब बात करते हैं नाइब ए ममालिक। नाइब ए ममालिक ये एक पद था जो परिस्थितियों की उपज था, परिस्थितियों की उपज था। हालांकि परमानेंट नहीं था, लेकिन एक कुछ समय के लिए कभी कभी सर्जित किया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पर जो होता है ना, उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ पर उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन परिस्थितियों देखते हुए कभी कभी बना दिया जाता है ना। जैसे हमारे यहाँ पर अभी परिस्थितियां बन गई थी तो एक उप मुख्यमंत्री बनाया गया सचिन पायलट को। वैसे ही जो है यहाँ पर अगर परिस्थितियां डाउनडोल होती थी तो वहां पर एक पद सर्जित किया गया, नाइब ए ममालिक। जो परिस्थितियां जो है विकट होती थी उस समय जो है सर्जित किया जाता था। वो एक प्रकार से जो है उप सुल्तान होता था या सुल्तान का प्रतिनिधि होता था। और सबसे पहले इस पद का जो सर्जन किया गया वो बहराम शाह के समय किया गया। किसके समय किया गया? बहराम शाह के समय। ये याद रखना है कि नाइब ए ममालिक का पद कौन से सुल्तान के समय सर्जित किया गया? तो बहराम शाह के समय, ठीक है। और इस पद को धारण करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था इख्तियारुद्दीन एतकिन। इख्तियारुद्दीन एतकिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि नायब का पद धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इख्तियारुद्दीन एतकिन। इसके बाद हमने देखा था कि नासिरुद्दीन महमूद के समय बलवन ने नायब के रूप में कार्य किया था और नासिरुद्दीन महमूद की शक्तियों का प्रयोग किया था। इसके बाद में जो अंतिम जो नायब होता है वो होता है मलिक काफूर, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ठीक है। वो अंतिम जो है नायब होता है। इसके बाद में कोई नायब नहीं बनाया जाता है। तो इस शासन में जो है कुछ विभाग होते थे जो सुल्तान की सहायता करते थे, सुल्तान की सहायता करते थे कि सुल्तान की जो, वैसे तो सुल्तान की सारी शक्तियां जो सुल्तान में नहीं थी, लेकिन वो उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुछ विभागों का सहयोग लेता था। और वो मुख्य रूप से 4 माने जाते थे। कितने माने जाते थे? 4 माने जाते थे। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट विभाग था वो था दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत था, ठीक है, दीवान ए विजारत था। और इस विभाग का, इसका जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था? वजीर। क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। और इसका जो मुख्य विषय था वो था वित्त। क्या था? वित्त था। वो वित्त को देखता था, लेकिन वित्त को देखने के साथ अन्य विभागों पर निगरानी भी रखता था। जो और विभाग थे, बाकी विभाग है, उन पर निगरानी भी रखता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुछ इसके मेन कार्य क्या थे इसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य थे, पहला काम था राजस्व वसूल करना। क्या था? राजस्व वसूल करना। दूसरा था व्यय पर नियंत्रण रखना, ठीक है। तीसरा था लेखा या हिसाब किताब रखना। और चौथा था वेतन बांटना। और पांचवा था सुल्तान के आदेश पर एकता देने की व्यवस्था करना। तो ये कुछ कार्य थे जो है आपके वजीर को करने होते थे, ठीक है। अब वजीर को जो है कार्य करने में सहायता देने के लिए, तो वजीर देखो वर्तमान में एक तरह से होम मिनिस्टर की तरह हो सकता है, ठीक है। उसके बहुत ज्यादा कार्य थे और उसके कार्यों का संचालन करने में सहायता देने के लिए कुछ उसके अधीन विभाग बनाए गए, अलग अलग विभाग बनाए गए। और वो विभाग कौन कौन से देखते हैं। देखो, पहला विभाग था दीवान ए इसराफ। दीवान ए इसराफ, जिसे लेखा परीक्षा विभाग कहा जाता था, ठीक है। इसके दूसरा था दीवान ए इमारत, जो लोक निर्माण विभाग था। कौन सा था? दीवान ए इमारत, लोक निर्माण विभाग था, जिसे हम आजकल पीडब्ल्यूडी के समकक्ष मान सकते हैं।
अगला था अमीर ए कोई, जो कृषि विभाग था, अमीर ए कोई जो कृषि, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। आन ए के वकूफ, कागजातों को देखता था, वे के कागजातों को देखता था, और इसकी जो स्थापना है वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है। अगला था दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए मुस्तक राज जो था वो बकाया राजस्व की वसूली करता था, बकाया राजस्व की वसूली करता था, और इसकी स्थापना जो है किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। तो ये कुछ विभाग थे। इसके अतिरिक्त जो है कुछ अन्य अधिकारी भी थे जो उसके कार्य में महत्वपूर्ण सहायता करते थे। एक था मुस्तोफी मुमालिक, मुस्तोफी मुमालिक, जो एक महालेखा परीक्षक की तरह होता था। महालेखा परीक्षक, वर्तमान में महालेखा परीक्षक होता है ना, वैसे ही उस समय पद होता था मुस्तोफी मुमालिक। और ये क्या करता था? खर्चों की जांच करता था कि खर्च जो है सही ढंग से किया गया है या नहीं किया गया है, जिसके लिए जो आवंटित था वहीं किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है। दूसरा था मुशरिफ मुमालिक। मुशरिफ मुमालिक जो है आय से संबंधित था कि कौन कौन से क्षेत्रों से आय आनी है, हाँ, किस क्षेत्र से कितनी आनी है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखता था। कौन रखता था? मुशरिफ मुमालिक। ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं कि सल्तनत में कौन कौन से मुख्य वजीर हुए थे। कई बार मिलान वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से सुल्तान के समय जो है कौन वजीर था, कौन से सुल्तान के समय कौन वजीर था। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इल्तुतमिश जो था सुल्तान, उसके समय जो आपके वजीर था उसका नाम था मोहम्मद जुनैदी। क्या नाम था? मोहम्मद जुनैदी। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के समय जो वजीर था वो था ख्वाजा खातिर। कौन था? ख्वाजा खातिर। और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो वजीर था वो था मलिक काफूर। मोहम्मद तुगलक के समय जो था वो था ख्वाजा जहां। और फिरोज तुगलक के समय जा खानेजा मकबूल, खानेजा मकबूल। और सिकंदर लोदी के समय था मियां भुआ। तो ये कुछ प्रमुख शासकों के समय प्रमुख वजीर थे। ठीक है। और वजीर की जो शक्तियां थी वो एक समान नहीं रही थी, परिस्थितियों के अनुसार उनमें उतार चढ़ाव होता रहता था। हम देख तो वजीर शक्तिशाली हो जाता था, और वजीर शक्तिशाली होता था तो सुल्तान कमजोर होता था। ठीक है। तो बलवन जो है शक्तिशाली सुल्तान था, इसलिए वजीर की शक्तियां उस समय न्यूनतम बिंदु पर जा पहुंची। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जो है एक कमजोर शासक था, इसलिए उसके काल में वजीर की प्रतिष्ठा बढ़ गई। फिर बाद में तुगलक काल जो होता है उसको वजीर के पद का स्वर्णकाल कहा जाता है, वजीरों के पद का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसके काल में वजीरों की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और विशेष रूप से फिरोज तुगलक के काल में जो वजीर था खान ए जहां मकबूल, उसकी तो जो है प्रतिष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उसने जो है वर्तमान वजीर के अलावा जो भूतपूर्व वजीर थे उनसे भी सलाह ली थी, है ना, उनसे सलाह लेता था, उसके आधार पर नीतियों का निर्धारण करता था। तो इस प्रकार तुगलक काल को जो है आपके वजीर के पद का स्वर्णकाल कहा जाता है। लोधी काल में जो है वजीर की प्रतिष्ठा बहुत गिर गई थी, है ना। हमने देखा था कि जो अंतिम सुल्तान था आपके लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी, उसने तो जो मियाँ भुआ जो उसके पिता के काल में वजीर था उसको मरवा डाला था। ठीक है। तो वजीर की शक्तियां लोधी काल में बहुत गिर गई थी। ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं अगले जो विभाग के बारे में, अगले विभाग के बारे में। अगला जो विभाग था वो था दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। और ये जो इसका जो प्रधान होता था आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक। दीवान ए अर्ज का प्रधान कौन होता था? आरिज ए मुमालिक। और ये वर्तमान में रक्षा मंत्री की तरह कार्य करता था, डिफेंस मिनिस्टर की तरह कार्य करता था। और इसकी जो स्थापना है वो की थी बलवन ने। दीवान ए अर्ज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? बलवन ने की थी। ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य क्या था इस विभाग का? सैनिकों की भर्ती करना, वेतन का निर्धारण करना, ठीक है, सैन्य रिकॉर्ड रखना, साजो सामान खरीदना, मतलब हथियार वगैरह खरीदना, सेना का निरीक्षण करना आदि इसके कार्य थे। ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं अगले विभाग की, जो है वो है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा नामक विभाग क्या करता था? इस पर पत्राचार का उत्तरदायित्व था, पत्राचार का उत्तरदायित्व था। मतलब जो है राज्य और अधीनस्थ राजाओं के बीच में या विदेशी शासकों के बीच में जो पत्र व्यवहार होता था वो किसके नेतृत्व में होता था? दीवान ए इंसा के नेतृत्व में। ठीक है। और इसका जो हेड होता था उसको कहते थे दबीर ए मुमालिक। क्या कहते थे? दबीर ए मुमालिक। ठीक है। तो सारे सारे पत्र जो जारी होते थे वो इसके विभाग से जारी होते थे। ठीक है। और वही जो है इनका परफॉर्मा बनाता था, है ना, वही सही भाषा लैंग्वेज से तय करता था। सुल्तान तो कुछ भी कह सकता था, है ना, लेकिन उसको सही ढंग से जो है सिस्टमेटिक ढंग से जो है उसको फॉर्मेट करना और फिर उनको आगे प्रेषित करना, ये कार्य कौन करता था? दीवान ए इंसा। अगला जो विभाग है वो है दीवान ए रिसातल, दीवान ए रिसालत, सॉरी, दीवान ए रिसालत। और लेकिन इसके बारे में थोड़ी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि दीवान ए रिसालत नामक विद्वान जो विभाग जो है ये एक धार्मिक विभाग था। क्या था? धार्मिक विभाग था। लेकिन ज्यादातर विद्वानों को मानना है कि ये विदेश विभाग था। ठीक है। और इस मत में दम है
क्योंकि धर्म के लिए अलग से विभाग और भी थे, तो इस मत को मतलब प्रबलता मिलती है कि दीवान रिसालत क्या था, विदेश विभाग था। और ये विदेशों के साथ में क्या संबंध रखना है, कैसे रखना है, ये सारे के सारे तय कौन करता था, दीवान रिसालत। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे, लेकिन बात धीरे धीरे समय के साथ में कुछ और अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई, कुछ और अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई जो प्रशासन में सहयोग देते थे। वो कौन कौन से मुख्य अधिकारी थे, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला जो आता है वो है वकील ए दर। कौन सा है, वकील ए दर। ये शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था। नामक व्यक्ति क्या करता था, दरबार में सुल्तान से मिलने वालों पर नजर रखता था, है ना, दरबार में शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था, अमीरों को पद के अनुसार दरबार में स्थान प्रदान करता था। ये कौन करता था, अमीर ए हाजी। अगला था अमीर ए मजलिस। अमीर ए मजलिस ये क्या करता था, सभाओं एवं दावतों जैसे उत्सवों का प्रबंध करता था। सभाओं और दावतों जैसे उत्सवों का प्रबंध करता था। अगला था अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर क्या होता था, अश्वशाला का प्रधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद था। ठीक है, अगला आता है सर ए जानदार। सर ए जानदार जो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था, बॉडीगार्ड्स का प्रधान था। अगला आता है अमीर ए बहर जो आंतरिक जलमार्ग व नौकायनों का प्रबंध करता था। आंतरिक जलमार्ग और नौकायनों का प्रबंध करता था। ठीक है, अब अगला जो अधिकारी आता है वो है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, इस विभाग की स्थापना आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और किसके लिए की थी, बाजार और मूल्य नियंत्रण के लिए। बाजार और मूल्य नियंत्रण का जो मेन विभाग था वो कौन सा था, दीवान ए रियासत। अगला जो आता है वो है बरीद ए मुबालिक। बरीद ए मुबालिक ये क्या होता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। और हमने देखा था कि अलाउद्दीन और बलवान ने जो सफलताएं प्राप्त की थी उसमें महत्वपूर्ण योगदान था गुप्तचर विभाग का। ठीक है, इसके बाद में आता है सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर ये सर्वोच्च धर्माधिकारी था। सर्वोच्च धर्माधिकारी था। और ये इस विभाग का कार्य क्या था कि धार्मिक क्रियाकलापों पर दृष्टि रखता था और काजियों को नियुक्त करता था। और विभिन्न प्रकार के अनुदान जैसे वक्फ, वक्फ क्या होता था, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं को जो अनुदान दिए जाते थे वो वक्फ कहलाते थे। इसके अलावा विद्वानों और निर्धनों को जो वजीफे वगैरह या इरदार वगैरह दिए जाते थे वो सब कौन से विभाग द्वारा अनुमोदित किए जाते थे, सदर उस सुदूर द्वारा। ठीक है, अगला आता है काजी उल कुजात। काजी उल कुजात, काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख होता था। देखने में आता है कि ज्यादातर काजी उल कुजात और सदर उल सुदूर का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। हालांकि उनकी भूमिकाएं अलग अलग थी, लेकिन ये पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। अगला जो पद आता है वो है मुद्दशिव। मुद्दशिव क्या करता था, ये देखता था कि जनता द्वारा इस्लामी कानूनों की पालना की जा रही है या नहीं की जा रही है, कहीं उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। तो इन सब चीजों की ध्यान कौन रखता था, मुद्दशिव रखता था। तो इस प्रकार हमने जो है आज की वीडियो में दिल्ली सल्तनत के शासन की प्रकृति, है ना, उसका खिलाफत के साथ संबंध, है ना, केंद्रीय प्रशासन की विशेषताएं और विभिन्न अधिकारियों के बारे में अध्ययन किया है। अगली वीडियो में जो है हम प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।